गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रागनी और मैं आप लोगों के लिए फिर से ला चुकी हूँ खान सर के बुक एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2। ओके, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल, जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली, राखीगढ़ और चनहुद्रो इट्सी बहुत सारे हम लोग स्थल पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को विश्व स्तर पर जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में मैं बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट है ये मेरा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ओके, ये इसका विकास जो है इराक के में टिग्रिस एवं यूफ्रेटिस नदी के दजला फरात नदियों को मध्य स्थित है। यानी जो इराक के टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी है उसके मध्य में ये लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट है हमारे यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और ये सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। पिछले कक्षा में हम जो सिंधु सभ्यता पढ़ाए हुए थे उसमें का जो सभ्यता था वो शहरी सभ्यता था, बट यहाँ पर हमारा मेसोपोटामिया का सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हो जाता है। ओके, यहाँ पर इस समय के मंदिरों में जिगुरत कहा जाता था। ठीक है, एक प्रकार का है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग होते हैं: सुमेरियन का सभ्यता, बेबीलोन का सभ्यता, असीरिया का सभ्यता और कोल्डिरिया का सभ्यता। ओके, ये हमारा 4 है जो मेसोपोटामिया के सेक्टर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा झूलता हुआ जो बगीचा है उसे हम बेबीलोन का कहते हैं। ये जो बेबीलोन है वो इराक में ही लोकेटेड है। ओके, सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो सिकंदर ने यहाँ पे विनाश कर दिया और ग्रीक सभ्यता को थोप दिया गया था। ओके, विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही माना गया है। ठीक ना, और जो विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है वो सिंधु सिविलाइजेशन को माना गया है। यह हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि जो पहली सभ्यता है विश्व स्तर पर मेसोपोटामिया है और जो विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है वो सिंधु सिविलाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो मिस्र की सभ्यता। बेसिकली मिस्र के हम लोग एक बेहतरीन न्यूज़ से फेमस है जो नील का नदी है, और नील नदी का दिन हम मिस्र को ही बोलते हैं। ओके, इसकी स्थापना 3100 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, और ये मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है और नील नदी का दिन आ गया। उसके बाद ये फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता का विकास जो फिरौन एक वहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे जिसके द्वारा ये मिस्र की सभ्यता का एक बढ़ावा मिला और इसकी खोज के लिए आगे की ओर बढ़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ है। ओके, गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है जो मिस्र के सभ्यता में। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मिस्र की रोम की सभ्यता। जो रोम हम इटली के कैपिटल भी बोल सकते हैं, ये बेसिकली इटली का राजधानी है। ओके, इसको 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट किया गया था और ये इटली में एक विकसित माना गया है। स्पेशली रोम के सभ्यता से इटली बहुत ज़्यादा विकसित है। ओके, इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। यहाँ का जो सभ्यता था वो पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार उस टाइम का हो गया था। ओके, प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता थी, यानी जब भी बात किया जाए तो डेवलपमेंट के, तो ये विकसित सिविलाइजेशन था हमारा रोम का सभ्यता। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं जो पर्यटन का आकर्षक केंद्र बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस सभ्यता के 2 बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्त ऋषि थे। जूलियस सीजर और अगस्टस थे। ओके, जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया था। जूलियस सीजर का नामक नाटक जो विलियम शेक्सपियर में लिखा गया। विलियम शेक्सपियर के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये बहुत अच्छे एक नाटककार हैं। ओके, और इनका बहुत सारा बुक भी है जो इंग्लिश पोइट्री या पोएम अधिकांश दिया गया है। ओके, फारस की सभ्यता ऑलमोस्ट 500 ईसा पूर्व से इसका खोज हो चुका था। वर्तमान में ये ईरान में स्थित है। ओके,
इस सभ्यता का विकास तेज़ी से हुआ था। जब भी रोम की सभ्यता है तो ये सबसे मतलब डेवलप ज़्यादा विकसित हुआ था, और फारस की सभ्यता है वो विकास इसका तेज़ी से हुआ था, यानी स्पीड के साथ हुआ था। ओके, इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी। बेसिकली बात किया जाए तो जहाँ फारसी लोग रहते हैं वहाँ का पारसी धर्म मानते हैं। ओके, सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। ठीक है, स्पार्टा एक बहुत बहादुर सैनिकों का गुट में से एक था। ठीक ना, ये ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र में रहते थे स्पार्टा। ओके, स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दिया था। ये बहुत अच्छा एक स्पार्टा सैनिकों का गुट था, जिसमें बस मात्र थोड़े से ही सैनिक मिलकर किसी भी बड़े से बड़े सैनिक के गुट को हरा देते थे। ओके, इसमें ग्रीस के विशाल सैन्य का नेतृत्व जरकेजिस कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीस का नेतृत्व करने वाला जरकेजिस था। इसके पास लाख सैनिक होने के बावजूद भी ये स्पार्टा से एकदम आसानी से हार जाता था। ठीक है, लेकिन एक बार ऐसा मौका आया जिसने जरकेजिस ने धोखे से स्पार्टस को हरा दिया, और उनके पास बहादुरी होने के बावजूद भी यहाँ पे स्पार्टा की हार हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पीली नदी का सभ्यता। बेसिकली पीली नदी हम जानते हैं कि चीन का एक रिवर है जहाँ ये पीली नदी है। ओके, तो वहीं पे जे पीली नदी के जो भी किनारे लोकेटेड शहर हैं वो हम पीली नदी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, हांगू नदी के तट पे इसका विस्तार हुआ। ओके, ये सभ्यता अपने उपजाऊ के लिए जाने जाते हैं। कोई भी रिवर है उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, बेसिकली हम उस क्षेत्र को उपजाऊ क्षेत्र ही मानते हैं। ओके, बाकी उससे जो भी दूरी वाला क्षेत्र आ गया तो वो उपजाऊ उतना नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐतिहासिक काल। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बेसिकली प्राग ऐतिहासिक काल का ये है कि प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य तो थे, लिखे हुए साक्ष्य तो थे, बट वो विस्तृत रूप से दिख नहीं पा रहे थे, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में ये बात था कि साक्ष्य तो थे बट वहाँ पर जो लिखा हुआ था उसका लैंग्वेज अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए थे लोग, उस लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल था। और लास्ट में हमारा ये आ जाता है ऐतिहासिक काल। यहाँ पर हम उस साक्ष्य को देखे भी और पढ़े भी, और आगे इसका विकास भी होने लगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इस ऐतिहासिक काल के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल में हमारा आता है पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और साहित्य। जो पुरातात्विक की बात की जाए तो ये सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, यानी जो भी सिक्के थे उस पर जो भी मेंशन किया गया था, जो भी लिखा हुआ था, या जो भी पिक्चर या तस्वीर बनाया जाया गया था वो सिक्का पर ही बनाया जाता था। ठीक है, और अभिलेख की बात हो कि जो बड़े बड़े पत्थर थे उस पर कुछ चित्र बनाया जाता था, उसे अभिलेख बोला जाता है। जो पत्थर पर बनाए जाते थे, कुछ भी साक्ष्य लिखा जाता था, उसे अभिलेख ही बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा साहित्य आ जाता है। साहित्य में हम धार्मिक ले लेते हैं और गैर धार्मिक ले लेते हैं। ठीक है, फिर धार्मिक को हम दो भाग में बांटते हैं। प्रथम ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में हमारा 6 आ जाते हैं। ठीक ना, वेद आ जाता है, ऋग्वेद आ जाता है, वेदांग आ जाता है, पुराण आ जाता है, उपनिषद आ जाता है, महाकाव्य आ जाता है। ठीक है, और गैर ब्राह्मण में बात की जाए तो जैन आ जाएगा, बौद्ध आ जाएगा। ठीक है, जैन और बौद्ध को हम आगे टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा सिक्के के अध्ययन को न्यूरोमेटिक्स कहा जाता है। क्या बोलता है? न्यूरोमेटिक्स कहा जाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता है। यह सब सिंधु सभ्यता में बना है। ठीक है ना, टेराकोटा बेसिकली जो सिक्का है मिट्टी का बना होता है। ठीक है ना, और मौर्य काल में आहत, पंचमार्क और आहत सिक्कों को लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का होता है। ठीक ना, आठ बेसिकली मौर्य काल में ज़्यादा यूज किया गया है। ठीक ना, और पौर चांदी के सिक्के थे। ठीक ना, जो मौर्य काल में ही प्रचलित थे। आहत, पर्ण ये सब मौर्य काल में ही थे।
जो सीसा का सिक्का होता है बेसिकली सातवाहन से ही प्रचलित है। ठीक है, पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा ही चलाया गया था और शुद्ध सोने के सिक्का जो होते हैं वो कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। ठीक है, और सर्वाधिक मात्रा में जो सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का है वो गुप्त काल से प्रयोग किया गया था। इस समय जो स्कंदगुप्त थे, हुन वंश के राजा स्कंदगुप्त शासक करते थे, जो सर्वाधिक सोने के सिक्का गुप्त काल में प्रयोग किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय प्रचलित किया गया था। ठीक है, मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग लाया गया था। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग बेसिकली हम गुप्त काल में ही करते हैं और चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ में लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था और दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था और सोने की अशर्फी का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया था। बेसिकली शेरशाह सूरी जो मुगल वंश के बीच में ही आते हैं ये, और मुगल वंश के टाइम ही इनका काल था, हुमायूं से रिलेटेड इनका स्टोरी बना हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अभिलेख पत्थरों का खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। पीछे हम बता चुके हैं आपको, छोटे पत्थर पर लिखना जो होता है शिलालेख कहलाता है और स्तंभ के समान जो ऊंचे पत्थर पर लिखना होता है उसे स्तंभ लेख बोला जाता है। ये सिंपल है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये हमारा टॉपिक है अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, प्रमुख अभिलेख जो है विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। ठीक है, पहला अभिलेख बोगाज कोई से मिला तुर्की एशिया माइनर में है। ओके, और हाथी गुफा अभिलेख जो होता है इस कलिंग राजा खारवेल ने कलिंग युद्ध की चर्चा, युद्ध के समय कलिंग का राजा नंद राज द्वारा गंग वंश का जो थे नंद राज के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एहोर अभिलेख। ठीक है, जो राजस्थान में लोकेटेड है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा इसी अभिलेख में दिया गया है। ओके, और जूनागढ़ का जो अभिलेख है तो वो गुजरात में लोकेटेड है, जो रुद्रदामन के सुदर्शन झील की चर्चा किया गया है। ठीक है, और उस झील का चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण कौन कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, नेक्स्ट अब हमारा आता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद, इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय का अभियान की चर्चा किया गया है। ठीक ना, और भीतरी अभिलेख जो है गाजीपुर यूपी में है। स्कंदगुप्त ने हुनों पर जो आक्रमण की चर्चा की है वो बेसिकली भीतरी अभिलेख जो गाजीपुर में यूपी में लोकेटेड है उसमें चर्चा किया गया। नेक्स्ट हमारा आता है बिहार अभिलेख। बिहार अभिलेख यानी बिहार शरीफ में लोकेटेड है। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध की चर्चा, यज्ञ की चर्चा की थी तो इसमें लोकेटेड, इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, देवपाड़ा का अभिलेख बांग्लादेश में अवस्थित है। ये सेन वंश के शासक विजय सेन है। सेन वंश का जो संस्थापक है सामंत सेन है। ठीक है, और सेन वंश में जो विजय सेन है वो देवपाड़ा अभिलेख के बारे में बताए थे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख ये तो हम लोग जानते हैं, ग्वालियर हमारा कहाँ है? एमपी में। ठीक है, प्रतिहार शासक भोज का है। ठीक है, और मंदसौर अभिलेख एमपी में ही है, जो मालवा शासक यशु बर्मन का है। नेक्स्ट चलते हैं मेहरौली स्तंभ दिल्ली। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्हीं को विक्रमादित्य ही हम बोलते हैं। ठीक है, इसका आज तक जंग नहीं लगा, अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो भी है मेहरौली का स्तंभ लेख है और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था, उसमें अभी तक जंग कोई नहीं लगा क्योंकि जो भी उसका मेटेरियल है बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया था और उसमें बहुत सारा नियम कानून के साथ उसको बनाया गया था, जो आज तक उस लोहे के स्तंभ लेख में एक भी थोड़ा सा भी जंग नहीं लगा है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है मथुरा जो है अभिलेख बेसिकली यूपी में है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के
ही है और ये सहिष्णुता की चर्चा किया गया। सहिष्णुता के बारे में मथुरा स्तंभ लेख में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमें एरन अभिलेख जो बिल्कुल सिंपल है, एमपी में लोकेटेड है और भानुगुप्त का है जो सती प्रथा की चर्चा किया गया है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट आता है बौद्ध स्तंभ लेख जो एमपी में है, वासुदेव का है, शुंग वंश की चर्चा इसमें किया गया है। और नेक्स्ट आता है हेलियोडोरस मध्य प्रदेश की, हेलियोडोरस जो गरुड़ स्तंभ एमपी में है, इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये विदेशी यात्रा का भारत का वर्णन। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो विदेशी यात्रा किया गया था वो किस बुक में है, किस उसके बारे में कौन से बुक में लिखा गया था, वो सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ लेते हैं। ठीक है, हेरोडोटस जो है हिस्टोरिका में है। ठीक है, जो हेरोडोटस मेगास्थनीज इंडिका है और जो पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो अज्ञात माना गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा टॉलमी जियोग्राफी का, प्लेनी नेचुरल हिस्टोरी का, अलबरूनी किताबुल हिंद यानी इसी को तहकीक ए हिंद बोला जाता है, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद बोला जाता है। नेक्स्ट है मार्को पोलो का चीन यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्को पोलो का चीन यात्री, ये पढ़ चुके हैं जो मार्को पोलो के द्वारा चीन यात्री के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, फयान जो है कुओं की जो चंद्रगुप्त भी के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। हेनसांग है जो सेवकी में हर्षवर्धन के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फयान। ठीक है, फयान जो है फूको की पुस्तक है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। यह उस समय के भवन तथा कौड़ी के बारे में चर्चा अपने बुक में किए हैं। ओके, नेक्स्ट है जो है सुंग 512 में ईसा पूर्व में चीन या बांग्ला के बोश में लिखा गया हुआ है। ठीक है, हेनसांग 629 ईसा पूर्व में सीउकी के हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ठीक है, और ये हेनसांग जो 629 ईसा पूर्व, ये जो बेटर है हर एक एग्जाम में ज़्यादातर ये दिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसमें जो हेनसांग वाला द्वारा सीउकी हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, इसने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन का तथा अध्यापन के दोनों किया है। ठीक है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक है, यात्रियों को क्या बोला जाता है, राजकुमार। सिंह जो है 673 ईसा पूर्व में आए। ठीक है, चीनी यात्री थे और ये त्रिपिटक के 400 प्रतियों फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर गए थे। ठीक है, और जो इब्न बतूता है यह मोरक्को का रहने वाला एक निवासी था जो 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे और यह पुस्तक रेहला था। ठीक है, जो इब्न बतूता का बुक था वो रेहला था, जिसमें एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के उनका जो दरबारी जो वहाँ का धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और इकोनॉमिक सेक्टर वहाँ का कैसा था, इस प्रकार की बातों को रेहला में अच्छी तरह से विस्तृत रूप से दिया गया है। ठीक है, जो अब्दुल रज़ाक हैं, अब्दुल रज़ाक ये फारस का रहने वाला था जो विजयनगर के काल में आया था। इसका बुक का मतलब ये शाहीन है और ये किसके टाइम आए थे, ये कृष्ण देव राय के दरबार में आए थे। जब विजयनगर का शासन चल रहा था उस टाइम, जब कृष्ण देव राय शासक थे, उस टाइम हमारे कौन आए थे, अब्दुल रज़ाक, जो कहाँ का रहने वाले थे, फारस के रहने वाले थे। इनका जो बुक है मतलब शाहीन था। ठीक है, नेक्स्ट आता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में हम लोग लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी यह सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत इसी को माना गया है। ठीक ना, गैर धार्मिक स्रोत है, इस संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। जो भी गैर धार्मिक, तो ये इसके इसी में लिख दिए गए गैर धार्मिक यानी किसी धर्म से नहीं। ठीक है, उदाहरण यानी इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र है। ठीक है, धार्मिक स्रोत इसका संबंध किसी न किसी धर्म से होता है। सही बात है। गैर ब्राह्मण जो वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य जो होते हैं प्राकृत भाषा में है, इन्हें आगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम भी पढ़ेंगे इस जैन साहित्य के बारे में अच्छे से। उदाहरण की बात की जाए, जो जैन साहित्य के 12 अंग, 12 उपांग
और आधारभूत सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र आदि पुराण की रचना जैन साहित्य में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जो जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं इसमें। ठीक है, जो ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी लिखा गया है। ललित विस्तार जो है, उसके बाद आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो बेसिकली बौद्ध धर्म में ही आता है, जो 16 महाजनपद की चर्चा है। हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको 16 महाजनपद के बारे में बताएंगे, उसका लोकेशन बताएंगे और वहाँ पे क्या क्या फेमस है, वहाँ सबके बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। ठीक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। बेसिकली ये 3 बुक है जो बौद्ध धर्म का है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इस तीनों पिटक में बातें क्या क्या है ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है जो ये सबसे बड़ा पिटक है, कौन सा है, सूत पिटक है। ठीक है, और इस बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहता है। सूत पिटक को क्या बोला जाता है, एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। सेकेंड है हमारा विनय पिटक, सबसे छोटा पिटक इसी को माना जाता है। बौद्ध धर्म का प्रवेश चर्चा इसी में किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा वेद है। वेद बेसिकली 4 हैं। ठीक है, और वेद में जो ज्ञानी है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपवेद है, ज्ञानी है, इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, अब मैं यहाँ तक रहने देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम वेद के बारे में बताएंगे। जो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद के जो ज्ञाता कौन है, यहाँ पर जो जो डीप में है ऋग्वेद में क्या क्या बातें बोली गई हैं, क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जो भी गलती हो इसके लिए सॉरी।